तो बाजार में है अच्छी तेजी। जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो अपने आप को फिलहाल हरे निशान में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे कि हम सुबह भी हाईलाइट कर रहे थे कि बेहद दायरे में ही देखने को मिलेंगे दोनों ही इंडेक्स, और कुछ वैसा ही आप होते हुए देख रहे हैं। हालांकि पिछले आधे से एक घंटे में ऊपरी स्तरों से हम थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं, पर कहीं ना कहीं होल्ड करने में कामयाब है फिलहाल। पर कई सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला है, तो आइए इन तमाम स्टॉक्स पे लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय। अगले एक घंटे मैं और डिम्पी आपके साथ बने रहेंगे शो क्लोजिंग कॉल्स में, जहां पे उन तमाम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से BTST आइडियाज भी लेंगे कुछ ही देर में। पर आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार की फिलहाल की बड़ी बातें, जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में तो फिलहाल तेजी है ही, पर कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 49,800 के पास आता हुआ दिखा है, पर यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंकों में जो है दबाव ऊपरी स्तरों से थोड़ा जरूर हम देख पा रहे हैं। जहां पे अभी देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। यहाँ पे 1% का कट जरूर है, पर कई सारे सेक्टर्स में जबरदस्त एक्शन है, जैसे कि रियल्टी, ऑटो, चीनी शेयर और रेलवे शेयरों में सुबह से ही हम अच्छा एक्शन जरूर देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आता हुआ तो ब्रॉडर मार्केट से पूरी तरीके से सपोर्ट है। पर जैसा कि हम अभी हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान कि GST के अंदर लाया जा सकता है पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट। सभी काउंटर्स में BPCL, HPCL जैसे शेयर्स भी मजबूत हैं, पर लीड करता हुआ दिख रहा है पूरे स्पेस को ONGC, जिसमें फिलहाल 6% का हम उछाल देख रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और डिम्पी, सुबह जहां हमने छोड़ा था बाजार में इंडेक्स के लेवल्स पे, वहां पे बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है। हालांकि इंडेक्स में आप भी बता रहे थे कि एक रेंज बाउंड सेशन ही रह सकता है, पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। एक एक करके हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ खेमे जो हैं वो फिर से एक बार लीड ले रहे हैं। जैसे कि अभी ऑटो सुबह जो इतना नहीं चल रहे थे, अभी मैं देख रही हूँ कि कई सारे ऑटो काउंटर्स में अच्छी तेजी है। कैसे देख रहे हैं बाजार का सेटअप? देखिए सृष्टि, सुबह डाटा के बेसिस पर हमने आपके सामने सिर्फ यही बात रखी थी कि इतना डल डे होगा कि आप बोर हो जाएंगे इंडाइसिस को देखते हुए, और ये बात भी रखी थी हमने कि आज इंडाइसिस का दिन ही नहीं है, आज तो स्टॉक्स का दिन है। और स्टॉक्स में भी एक बात और क्लियर रखी थी कि आज सेक्टोरियल चर्निंग का दिन है, आज थेमेटिक चलेगा मार्केट। आज आप देखो शुगर वाली थीम, नई थीम मार्केट के अंदर जुड़ी है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट के साथ वापस चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सरकारी कंपनीज को पकड़ पकड़ के आज तेज किया गया, जहाँ जहाँ पे सेक्टोरल में ये लगा कि रिपुटेशन ऑफ अ मिनिस्टर्स आ रहा है, पॉलिसी का रिपुटेशन ऑल दो वैसे आएगा। काफ़ी सारे लोगों को तो ये फील हो रहा है अपने अपने शेयर्स को देखने के बाद कि लग रहा है कि देश में चुनाव ही नहीं हुए, क्योंकि ना ही उस तरह की एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर रही चुनावों के दौरान। सिर्फ 2 दिन के एपिसोड को अगर छोड़ दें, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 दिन के एपिसोड को छोड़ दें, तो कहीं भी मार्केट के अंदर चुनावों की गहमा गहमी आपके दिलो दिमाग पर हावी नहीं हुई। भले आप फुल फ्लेज गवर्नमेंट से एक अलायंस वाली गवर्नमेंट में आ चुके हो कि जहाँ पे आपके सपोर्टिव पार्टी भी हैं, लेकिन वो मार्केट उसको फील नहीं कर रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप वैसे कैलकुलेशन देख रहे हैं तो जैसे मैंने सुबह जो एक प्रॉब्लम बताई थी, वो प्रॉब्लम अभी भी आपके सामने खड़ी हुई है कि आप बुलिश हैं, आपके पास अच्छी न्यूज़ है, लेकिन फिर भी आपको मैं नया पैसा दे दूं तो डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा। वो टिपिकली वो कंफर्ट जोन मिस है मार्केट के अंदर जो होना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है चेक करने का, आप चेक कर लीजिए एक बार इंडिया विक्स आज 9% टूटा है। ये आपको ध्यान होगा 9% तब टूटा था जब हम इलेक्शंस वाले फेजेस से बाहर निकल रहे थे। आज इसने कंप्लीटली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया, मंत्री जी को अपने अपने विभागों में भेजते ही। तो अब आपके पास कुछ नहीं है, आप फेड के बैठक ले आएंगे, मेरे को लग रहा है उस पर भी कुछ रिएक्शन नहीं देगा ये। तो अब आपके पास अर्निंग्स की वेट करने के अलावा, मॉनसून के और आगे बढ़ने के अलावा, अगर आपके पास कोई और ट्रिगर नहीं आता, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी 100 डेज़ की बात है तो 100 डेज़ में तो एजेंडे बताए जाएंगे, काम थोड़ी किए जाएंगे। तो काम करने, अब जैसे पेट्रोलियम मंत्री ने यह कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, वो 25% पे ब्लेंड करेंगे, उसके टारगेट को अचीव करेंगे, तो अभी टाइम लगेगा। आज अनाउंसमेंट हुई तो एक राउंड की शुगर ने तेज़ी दिखाई है, लेकिन एक कल भी शुगर चलेगा, उस पर डाउट है। तो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको।
और थोड़ा स्ट्रक्चरली देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को किसके अंदर रहना है, किसको थोड़ा छोड़ना है। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इस समय किस चीज़ का सीज़न चल रहा है, तो मैं बोलूँगा इस समय चर्निंग का सीज़न चल रहा है। अपने अपने पोर्टफोलियोज़ को हिला हिला के चेक करो। जहाँ पर आपको लग रहा है कंटिन्यूटी करने, वहाँ पे कंटिन्यू करो। जहाँ पर आपको निकलना, वहाँ से निकलो भी। और जहाँ से आपको नई चीज़ें पैदा करनी है, वहाँ से नई चीज़ें भी देखो आप। एग्जाम्पल के लिए, मसलन के लिए, हो सकता है आपको कुछ डिफेंस शेयर से बाहर आना पड़े, लेकिन अगर आपको केमिकल्स में यूपीएल के अंदर जाना पड़े तो एक अच्छा फैसला हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं, बट ये एग्जाम्पल के तौर पर है। तो कुल मिला के ना ही मेरे को मार्केट के अंदर बहुत बड़ी एक्साइटमेंट, ना ही कोई डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैं 2 शेयरों से आपको और एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि मार्केट के आमने सामने खड़े हैं। पहला है HDFC बैंक, 0.5% ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 0.5% नीचे है। ये दोनों मेजर कंटेंडर हैं मार्केट के, जो कि बैलेंसर का काम करते हैं। एक डेज हाई पे है, ऑलमोस्ट एक डेज लो पे आके काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, चेक एंड बैलेंसेस करवा रहे हैं, चर्निंग के अंदर और गंभीर चर्निंग करवा रहे हैं आपसे। ठीक, तो आप कुल मिला के अपने आराम से ट्रेड कीजिए, अपने ऊपर बाजार को हावी ना होने दीजिए। और जो नए वाले लोग हैं उनको डिप की वेट करनी ही चाहिए, और जो पुराने वाले हैं उनको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे उनको ठीक बने वैसे करो आप। तो ये बताने के लिए सिर्फ इतना ही पॉइंट है, क्योंकि बाजार में स्पेसिफिक काम हो रहा है, आप उसी स्पेसिफिक थीम को पकड़ के ही चलिए। ठीक, आगे बढ़े। ध्वनि पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुचित जैन हमारे आज के मेहमान हैं, राजेश पालविया सर भी हमारे आज के मेहमान हैं, और थोड़ी देर में विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे फंडामेंटल कॉल्स देने के लिए हमको। ताकि इन सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। रुचित, आपका थैंक यू, और ध्वनि आपका भी थैंक यू वेरी मच, और राजेश सर थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए। राजेश सर, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। जब मैं मुंबई में था उस समय तारीख थी 5 तारीख, जब आप स्टूडियोज आए थे, तो 5 तारीख को हमारा डिस्कशन नहीं, इनफैक्ट 4 तारीख को आप आए थे लास्ट के बिल्कुल सेशन में 3 बजे के आसपास। तब उस समय जब बाजार के अंदर गिरावट आ रही थी तो आपने कहा कि 7 तारीख तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच 6 तारीख से ठीक होना शुरू हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, अब तक ठीक ही ठीक चल रहा है। ये कितना और आगे चलेगा सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बहुत कुछ तो ठीक हो चुका और हमें लगता है कि वापस हम बैक टू नॉर्मल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं मार्केट में, और ये कंटिन्यूटी हमें लगता है मार्केट की अभी बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिनों में जो उतार चढ़ाव में जिस तरीके से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे एक भरोसा जो मार्केट में बनते हुए दिखा है, और वापस से फ्लोज लौटते हुए दिखे मार्केट में। जो थीम जहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म की कंटिन्यूटी है, वहां पे सबसे पहले बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, और वही मार्केट में होते हुए दिखा है। और बाकी जो एक सीजनल सेक्टर्स होते हैं वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, और वापस हम न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी पहुंचते हुए दिखेंगे। हम यहाँ से 23,500 23,600 तक के अपसाइड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड ही करना है जब तक हम 23,100 के ऊपर बने हुए हैं। जब तक हमें छोटी मोटी गिरावट में ऐड करना है। 23,500 23,600 नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है निफ्टी पे आते हुए दिखेंगे। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास आके थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये भी एक या दो ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट बनते हुए दिखे। और यहाँ पे भी हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट 50,500 से 50,600 की तरफ बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी रणनीति बाय ऑन डिप्स की है। स्टॉप लॉस जो अब रखना है बैंक निफ्टी में वो होगा करीब 49,600 के आसपास। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। जैसा कि आपने आपकी कमेंट्री में भी बताया, काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, काफी मिड कैप स्टॉक्स में वापस से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि ये ब्रॉडर मार्केट में जो कॉन्फिडेंस लौटा है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी, ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट का ये ट्रेंड और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और हो सकता है कि हम जो लेवल अभी बात करी वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल भी सरपास होते हुए दिखे। अभी तो नए मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है। जैसे जैसे सेक्टर स्पेसिफिक और अपने मंत्रालय से संबंधित जैसे जैसे हमें कुछ भी अनाउंसमेंट या इंडिकेशन मिलेंगे, हमें लगता है कि उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में जिस तरीके से आज भी देखने को मिला है, कुछ इंडिकेशन मिले कुछ मंत्रालयों से, तो वहां पे एक मोमेंटम बना है। तो हमें लगता है यही मार्केट देखेगा। और फिर बड़ा इवेंट बजट है, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, और हमें लगता है मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा बजट तक।
तो बजट तक जो है मोमेंटम पॉजिटिव साइड का वो कंटिन्यू हो सकता है। और साथ ही साथ ये दाद देने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि बजट डे वाले दिन हम कई सारे एक्सपर्ट्स से बात कर रहे थे और कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा भी लगा कि थोड़े से नर्वस है या टेंशन में है, पर राजेश जी एकदम आराम से उन्होंने उस समय बोला था कि हाँ जी हाँ ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल मार्केट की सेहत और जो अप मूव है वो हमने आते हुए देखा ही, और अच्छी तेज़ी आज के सत्र में भी। और राजेश जी का मानना है कि यहाँ से और भी एक अपसाइड की गुंजाइश है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे उनकी कॉल्स आ रही हैं वो समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग कॉल्स में। तो क्लोजिंग कॉल्स में हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। और ध्वनि, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपका कहाँ पे आ रहा है? गुड आफ्टरनून सृष्टि, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो पिक है वो अदानी पोर्ट्स में बनता है। ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव साइड की है और हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें जो इलेक्शन डे के दिन फॉल आई थी उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो स्टॉक ने 200 की ईएमए को टेस्ट करा है, वापस से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। फर्दर इंट्राडे चार्ट्स के अंदर इसके अंदर वापस एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है और इंट्राडे चार्ट्स के अंदर ही एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी विटनेस करने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आपको अदानी पोर्ट्स के अंदर बाय करना है। इसका टारगेट जो है 1465 और फिर 1530 तक का भी एक इसके अंदर अपमूव देखने को मिल सकता है। 1379 का इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे है वो पीवीआर आइनॉक्स है। स्टॉक ने काफी डेली चार्ट्स पे एक काफी टाइम से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था, बट उसके बाद जो है वो यहाँ पे 1270 के पास एक सपोर्ट लेवल कायम करा और वहां से वापस हमें एक अपमूव देखने को मिल रहा है। आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनको अपसाइड पे क्लोज करा है और जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट है वो भी यहाँ पे पिछले 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से काफी ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप पीवीआर आइनॉक्स के अंदर बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका 1465 का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको 1335 का लेके चलना है। ठीक है, तो ये दो कॉल्स आती हुई ध्वनि की तरफ से। पर रुचित, गुड आफ्टरनून। आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? जी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। मैं दो स्टॉक्स है मेरे साइड से भी जो खरीदारी की साइड ही है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हमने रिसेंटली एक अच्छा करेक्टिव फेज देखा है, लेकिन ये करेक्शन में पिछले हफ्ते स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक दो बार सपोर्ट लिया है और वहां से अब एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। सो ऑलरेडी आई थिंक एक करेक्टिव फेज के थ्रू जो स्टॉक गुजर चुका है और अब स्टॉक वापस आई थिंक एक अपमूव का रिजम्पशन यहाँ से कर सकता है। तो रिस्क टुवर्ड रेशियो क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है इसके लिए काफी फेवरेबल है। 6000 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 6350 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी दूसरी जो पिक है वो केमिकल स्पेस में से वो आती इंडस्ट्रीज। कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के ब्रेकआउट दिए, वो भी एक राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ में। और आई थिंक यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कि स्टॉक ऑलरेडी करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका है और अब स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट हर्डल्स का वो ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो आज थोड़ा पुल बैक मूव है, बट आई थिंक प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देख के आज की जो पुल बैक मूव है ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करने के लिए। तो करंटली 662 के आसपास इसको खरीदारी करें, 640 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 695 से 700 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमने कल भी एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखा था। कंपनी के मई के एक्सपोर्ट्स डेटा जो आए थे वो काफ़ी मजबूत थे, ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहे थे और यहाँ पे रिन्यूड मोमेंटम हम देख सकते हैं। रुचित का नज़रिया यहाँ पे 695 के टारगेट, 640 के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर राजेश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कहाँ पे हैं आपकी? तो शिष्य जी, 3 स्टॉक आइडिया, तीनों बाय के ही स्टॉक है। पहला स्टॉक ऑयल एंड गैस क्षेत्र से, उसमें हमें लगता है गेल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। आज के मूव के बाद स्टॉक अगेन अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन है स्टॉक में, यहाँ पे एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट 222 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 207 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है वो है शुगर की प्रॉक्सी प्ले में प्राज इंडस्ट्री। पूरा शुगर स्पेस आज अच्छे मोमेंटम है और प्राज इंडस्ट्री का जिस तरीके से मोमेंटम बना है आज, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा जो कि बने थे करीब
645 650 की तरफ जो बने थे दिसंबर 2023 के आसपास। हमें लगता है वहां तक की अपसाइड और उसको भी सरपास करने की यहाँ पे स्टॉक में पोटेंशियल यहाँ पे नजर आ रहा है। 660 की अपसाइड के लिए प्राज इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 609 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें नेटको फार्मा यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। नेटको फार्मा में अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर हम इसके डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक ने अब अपने फरवरी 2024 के स्विंग हाई को भी सरपास किया है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है ये मोमेंटम 1210 1220 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1140 के आसपास। ठीक है, डन सर। तो सर के तीनों शेयर हो गए हैं। नेटको फार्मा पहला तो टारगेट आप 1210 का नोटिस कर लीजिएगा। दूसरा सर ने दिया प्राज इंडस्ट्रीज। शुगर वाली खबर आपको पता ही है, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है 25%, इसलिए शुगर के अंदर आज वापस से एकदम से मोमेंटम आ गया। फिर थोड़ा फसल वाला मामला भी है, बताया जा रहा है कि इस बार थोड़ा स्केयर रहेगा, तो ये वैसे भी प्राइस को बढ़ा के रखेगा शुगर के। फिर आगे चल के आज से 2 महीने बाद जब बारिश आएंगी और उसके बाद एकदम से फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, तब भी डिमांड हाई पे रहती है और इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ती है, तो प्राज इंडस्ट्री उसके लिए ठीक हो सकता है। हालांकि प्राज पूरी तरह से एथेनॉल डिपेंडेंट कंपनी है, एथेनॉल के प्रोडक्ट्स बनाती है। 660 रुपये तक का इसका टारगेट है। एक और सर ने जो ट्रेड दिया है वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा, और वो है गेल। गेल के अंदर भी सर ने बाय का आपको ट्रेड दिया है। जो धनी पटेल की ट्रेड्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अदानी पोर्ट्स उनकी लिस्ट में से एक है, और PVR आयनॉक्स भी चल सकता है। तो 2 ट्रेड हैं धनी पटेल ने जो दिए हैं, उसमें से मेरे को PVR आयनॉक्स के अंदर काफ़ी चलने की प्रोबेबिलिटी दिखती है। 1465 का टारगेट मैम ने दिया है आपको। रुचित कह रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल, ये कल का ब्रेकआउट है एक्चुअली में, ये कल भी चला, आज का क्वांटिटी फैक्ट है इसके अंदर 6350 है। और एक केमिकल वाली इंडस्ट्रीज़ है आरती इंडस्ट्रीज़, इसमें 695 का टारगेट के साथ ये रुचित की तरफ से दी गई कॉल्स हैं। मेरे को बड़ी हैरानी की बात है कि किसी भी मेहमानों ने UPL का ट्रेड नहीं दिया। हमें लग रहा था कोई ना कोई UPL का ट्रेड देके ये बताएगा कि नहीं, ये 10 रुपये अभी और चल सकता है, आज इसको आप प्लस कर लो। 55-56 के आसपास का इस समय कैश का रेट चल रहा है, और करीब 57-58 फ्यूचर्स का रेट है UPL का। एक बार राजेश सर आप चेक करोगे, आपने शेयर देखा या फिर देख के भी छोड़ दिया? बिल्कुल देखा है, और व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि अब बुलिश ही है, और ये स्टॉक में अब बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। और हमें लगता है जो थोड़ा सा निवेश के नजरिए से स्टॉक ढूंढ रहा है उसके लिए एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है UPL में। हालांकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बना है। स्टॉक वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो नियर टर्म के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 575 580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा सेक्टर में भी एक मोमेंटम है, एग्री थीम यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि यस, यहाँ पे बाय किया जा सकता है 545 546 के स्टॉप लॉस से, 575 580 के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर अब यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक स्लोली स्लोली अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और यहाँ पे जो बड़े टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो 650 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली भी स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। ठीक है, डन। पोजिशनल भी ठीक है, शेयर वैसे स्विंग के हिसाब से ठीक है, डेज हाई पे है। सुबह सुबह हमने आदित्य अग्रवाल के साथ जुड़े थे, हमने नोटिस करवाया था आपको। उस समय रेट था इसका 550 के आसपास, अर्थात 49-50 था। तो उन्होंने कहा हमने तो अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया हुआ है, आप प्लस कर लो, बढ़िया ट्रेड है। आपने अगर सुबह रखा होगा ध्यान, हमने जाते जाते उनसे पूछा था, 10 बजे के कार्यक्रम में थे, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास के कार्यक्रम में, जाते जाते बिल्कुल पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं। आज ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ना थोड़ी सी लड़ाई से झगड़ा सा दिख रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है। निफ्टी बैंक कहता है मैं आपको चलने दे दूंगा, और निफ्टी कह रहा है मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है, और देखते हैं कौन जीतता है। इंडिया विक्स ऐसी जगह पर आके बैठ गया है, वो पहले जज हुआ करता था, लेकिन वो जज साहब बिल्कुल चुप है। आज कुछ नहीं हो रहा। 10% का इंडिया विक्स का करेक्शन है आज। और आज बैंक निफ्टी का मेजोरिटी समय या तो लाल निशान की तरफ बीत रहा है, या तो ऊपर से नीचे आने में लग रहा है। लेकिन निफ्टी का मेजोरिटी समय पुल बैक में खर्च हो रहा है। तो ये इंडाइसिस आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगे, और थोड़ा मैं बोलूँगा इंडाइसिस का दिन ही नहीं है आज, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जरा मैं आपका परिचय कराऊंगा। और महेश ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो ओझा सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए क्लोजिंग के शो में। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट आपसे पता करना है, मार्केट में चर्निंग का सीज़न चल रहा है,
सब अपने अपने पोर्टफोलियोज़ को चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई किससे बाहर निकलें, किसके अंदर वापस आएँ। आप एक दो शेयर हमारे को बता के हेल्प कर सकते हो। मान लो जो नए पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है तो उसमें ये शेयर डाल दिए जाएं, 2 शेयर, 1 शेयर, जो भी आपको ठीक लगता है बता सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक कॉनकॉर जो है वो अपने को यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से भी एक मोमेंटम ही पिक जो है कॉनकॉर को सेलेक्ट किया जा सकता है। एक नीचे का स्टॉप लॉस 1038 का लगा के इसको थोड़ा सा अपसाइड के जो पोटेंशियल है 1180 से 1200 के जो इमीडिएट लेवल बन रहा है, तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखो तो यहाँ से 1275 से 1300 तक के भी जो है लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, पॉलिसी सारी अपडेट हो चुकी है, रिमेन सेम स्ट्रक्चर है। तो ये कॉनकॉर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों के हिसाब से एक अच्छा पिक है, जो यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम अपने को लग रहा है। तो सर एक कॉनकॉर ही दोगे या कोई और शेयर भी है? नहीं, एक कॉनकॉर है, दूसरा अपन ने ऑलरेडी वीआईपी पिक के तौर पे ऑलरेडी दिया हुआ था, बीकाजी है। तो बीकाजी यहाँ से भी एक वो भी मोमेंटम प्ले भी अच्छा कर रहा है और अपसाइड मोमेंटम भी उसमें भी अच्छे बन रहे हैं। तो बीकाजी भी यहाँ से एक टेक्निकली भी देखे तो भी साउंड लग रहा है और फंडामेंटली देखे तो भी वो एक बढ़िया पिक लग रहा है। बीकाजी के लिए लोअर अगर टेक्निकली हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाए तो 665 के करीब करीब स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इमीडिएट टारगेट 740 से 750 तक के जो बीकाजी फूड्स के अंदर भी बन रहा है। तो ये 2 पिक है जहाँ पे फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली भी ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन तो खैर हमारी लिस्ट में भी चल रहा है शेयर, क्योंकि हमको लगता है सरकार बनने के बाद इसको बहुत तेज़ी से काम होगा। दोनों फ्रेट कॉरिडोर, एक तो रेलवे वाला और सड़क वाला, दोनों कॉरिडोर्स तैयार हैं और कंटेनर्स दोनों जगह से चलते हैं। आप ट्रक के ऊपर भी कंटेनर्स को चलते हुए देखते हो, रेलवेज़ के ऊपर भी कंटेनर्स को चलते हुए देखते हो। तो कुल मिला के दोनों फ्रेट कॉरिडोर अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाएंगे तो फ्रेट से जुड़ा हुआ जो काम काज है, स्पेशली दिल्ली बॉम्बे वाला रूट, तो वहाँ पे काफ़ी काम बढ़ाएगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन बेनिफिशियरी होगा। कंपनी बिके ना बिके, बेनिफिट बैलेंस शीट्स में ज़रूर आएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्टफिंग होती है, ऐसे कुछ अभी हम करने जा रहे हैं। अभी एक ब्रेक लिया है, अभी आपके सामने एक ऑप्शन रखेंगे, फिर से एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो कुछ आज सैंडविच वाला आपको ऑप्शंस दिखाते हैं। अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोल जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शन ढूंढा है आपने? 5,000 रुपीज का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है, बट वो कंडीशनल है। 4950 अगर स्पॉट में क्रॉस करता है तो ये लेने का मैं सलाह दूंगा। 72 रुपीज के आसपास चल रहा है। 132 रुपीज के पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 49 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9,000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3450 का। इंटरेस्टिंग पैटर्न है काफी। बड़े रैली के बाद एक 2 दिन का करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। अगर 4950 क्रॉस करता है तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ने के चांसेस यहाँ से काफी ज्यादा है। ये जो छोटी सी कंडीशन आप बता रहे थे, वो कंडीशन कौन सी थी सर, कि उसके पार होने पर कॉल एक्टिव होगी? ये 4950 स्पॉट पे। ठीक है, 4924 चल रहा है, यानी कि 25 रुपये शेयर और चलेगा ना तब ये सौदा एक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, 25 रुपये ये शेयर चलेगा। ऊपर लिखा हुआ LTI माइंट्री आपको दिख रहा होगा, 4925 चल रहा है ना। तो 25 रुपये और चलेगा तब ये सौदा एक्टिव हो जाएगा। फोटो खींच लो, 25 रुपये की वेट कर लो। अभी पार हो जाने पर ही कॉल लेना, हड़बड़ाहट में कोई फैसला मत लेना। 72 पे मिल जाएगी, 72 रेट डाल के रख लो, नहीं तो आप 49 का स्टॉप लॉस साथ साथ भी डल सकता है, बाद में भी डलेगा। 132 रुपये का लक्ष्य है, 9,000 रुपये का प्रॉफिट, 3,000 रुपये का लॉस, रेशो 1:3 बनेगा मोटा मोटी। ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन 25 रुपये रोक के काम कीजिएगा। इसलिए लिख लो स्ट्रेटजी को, इम्प्लीमेंटेशन भले बाद में करो या कल भी करना चाहो तो कल भी कर सकते हो। ये ट्रेड हमने आपके लिए कर दिया। छोटा सा ब्रेक, वापस लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और अभी अगर हम देखें
तो कई सारे स्टॉक्स हैं और खास तौर से जितने PSE पैक है वहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन है, जैसे कि NBCC यहाँ पे देखिए आप 10% की तेज़ी है, इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पे 8% का उछाल है, इंजीनियर्स इंडिया ये काउंटर भी बहुत अच्छा कर रहा है, और साथ ही HCC जिसका हम सुबह से एक बार जिक्र भी कर रहे थे, अब देखिए लगभग 19% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। पर क्लियरली ऑयल एंड गैस स्पेस में भी काफ़ी एक्शन है, और एक बार रुचित आपसे ऑयल इंडिया पे राय लेना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टॉक में आज 6% की तेजी है। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को, और जिस तरीके की तेजी पूरे सेक्टर में दिख रही है, क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग्स के आइडियाज रहेंगे? थोड़े अगर मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से कोई देख रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ये स्टॉक में हमने अप्रैल मार्च के फर्स्ट वीक तक देखा था, जब ये स्टॉक में लगभग 650 के अराउंड पे हाइस बने थे, और मार्च फर्स्ट वीक से अब हम जून में आ गए हैं, यानी कि पिछले 3 महीने में भी स्टॉक वही के प्राइस, उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, ये मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहा है विद इन एन अप्रैल। ये कंसोलिडेशन में जो भी छोटे मोटे डिप्स हमने देखे, वहाँ पे कहाँ पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं आई। सो टाइम वाइज करेक्टिव फेज है, और एक बार टाइम वाइज करेक्टिव फेज पूरा होता है फिर हम नेक्स्ट लेग ऑफ मूव की रिजम्पशन कर सकते हैं। सो आई थिंक रादर देन एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सलाह नहीं रहेगी, बट अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग करना चाहते हैं, सो आई थिंक ये टाइम वेस्ट करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे फ्रेश स्टॉक को फ्रेश बाइंग करें। मीडियम टर्म के लिए जो है यहाँ पे अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो ऑयल इंडिया यहाँ पे आप नज़र रखिए। पर जिस तरीके से डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि शुगर काउंटर्स में जो है काफ़ी एक अच्छा एक्शन है, उसमें से बलरामपुर चीनी, इस पे एक बार राजेश जी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कई दिनों बाद ये काउंटर ने 400 का स्तर जो है एक डिसाइसिवली क्रॉस किया, और मैं देख रही थी कि 5 से 6 बारी जो है ये 406 से रिजेक्ट हो जाता है ये काउंटर। पर क्या इस बारी ये कामयाब रह सकता है? क्या भरोसा करना चाहिए आज के मूव पे? तो सृष्टि जी देखिए, पूरा शुगर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है। बलरामपुर चीनी देखे, बजाज हिंद देखे, प्राज इंडस्ट्री और भी बाकी शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। डेफिनेटली मल्टीपल टाइम हमने देखा है कि 406 407 के आसपास से स्टॉक में एक सप्लाई जोन बना हुआ है, और जिसको अभी भी ये स्टॉक पेनिट्रेट करने में कामयाब नहीं हुआ है। इस बार के मूव में हमें लगता है कि एक सेक्टोरियल मूव बनते हुए दिख रहा है, और पूरा सेक्टर में एक बाइंग इंटरेस्ट आज लौटते हुए दिखा है, और काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज बना है। तो हमें लगता है ये क्लोजली वॉच करना चाहिए, और अगर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है इस बार, तो इसके जो टारगेट अनफोल्ड होना चाहिए वो करीब 440 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, सलाह ये रहेगी कि होल्ड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 399 के आसपास है। ये स्टॉप लॉस को फॉलो करें और पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट बनेगा 407 408 के ऊपर, तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए 425 440 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। रामपुर चीनी है यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच ज़रूर करना चाहिए, पर जी हाँ आज एक अच्छा मोमेंटम ज़रूर है। पूरे शुगर स्पेस में ही काफ़ी एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। पर चलिए अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का, और ये बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं, और वो हमें बताएंगे कि कौन से शेयर्स हैं फिलहाल एक्शन में। दोबारा बताइए किन शेयरों में खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल रहा है? आज के हमारे सेगमेंट में हम भी शुरुआत करते हैं शुगर के स्टॉक्स के साथ ही। तो अगर हम बात करें कोई स्टॉक्स जैसे धामपुर शुगर हो गया, श्री रेणुका शुगर हो गया, यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिली है, और इसके 2 मुख्य रीज़न है। सबसे पहले मिस्टर HS पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसे कहा है कि 25% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 2025 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि पहले 20% का टारगेट रखा था। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी कहीं पर कहा है कि शुगर के स्टॉक में हमें कहीं पर एक डेफिसिट देखने को मिल सकता है, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और इसी के चलते शुगर स्टॉक्स में आज के दिन में तेजी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं PNC इंफ्रा की, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो MD और डायरेक्टर है, उनके घर पे CBI की रेड हुई थी, और इसी के साथ साथ कंपनी के ऑफिस में भी CBI की रेड हुई। इसी के साथ साथ कुछ एम्प्लॉयज़ को भी अरेस्ट किया है, और इसी के चलते अगर हम शेयर में देखें तो एक गिरावट देखने को मिली थी। 8% से भी ज़्यादा एक फॉल देखने को मिला आज के दिन में PNC इंफ्रा के लिए। अगली बात करते हैं ONGC
क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे एक जो अपना बाय रेटिंग है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 390 रुपीज़ का दिया था, क्योंकि हम अगर शेयर की बात करें तो कहीं पे एक फॉल देखने को मिला था। बट उसके बाद जेफरीज का मानना ये है कि ONGC में एक अच्छा एंट्री पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है और आगे जाके जो KG बेसिन है वहाँ पर भी एक Q3 FY25 के बाद अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए हमने शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। टाटा स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक मिक्स्ड व्यू हमें देखने को मिला, एक तेज़ी आज के दिन में हमें देखने को मिली थी टाटा स्टील में। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी ने कहा है कि जैसे मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि UK गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट उनका मानना है कि कहीं पे जो क्लोजर उन्होंने बोला था पोर्ट टालब्रोड के कुछ ऑपरेशंस का वो कंटिन्यू होने वाला है, ये जो प्लान है वो वैसे ही रहने वाला है और इसी के चलते हुए हमें टाटा स्टील पे भी नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में बात करते हैं रिलायंस पावर की, क्योंकि स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी जो है वो अभी कंप्लीटली डेट फ्री हो चुकी है और इसी के साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो है वो हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते अगर हम शेयर में बात करें तो 10% का एक अपर सर्किट जो है वो आज के दिन में इस शेयर ने हिट किया था। तो आगे जाके इन सब शेयर्स पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि खबरों के दम पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में ये सब शेयर्स में हमें देखने को मिला है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए। और इससे जुड़े हुए जो शेयर्स का रिएक्शन है वो हम परसेंटेज फॉर्म में देख पा रहे हैं। रिलायंस पावर, SCC, ये सब के सब काफ़ी तेज़ी से आज बढ़े हैं। इन सबको अमूमन लोग छूते नहीं थे, लेकिन जब भी कोई खबर आती है तो सर्किट से ही फिर बात होती है। एक खबर जो आज ब्रोकरेज हाउसेस ने बढ़ाया वो था ONGC के रिगार्डिंग। ONGC आज काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले बना, सुबह गैप के साथ भी खुला 2 से 2.5%। राजेश सर, इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पर पूछ रहा हूँ, ONGC जिनके पास है क्या थोड़ी बहुत एवरेज और कर लें क्या? क्योंकि बढ़ते हुए में एवरेज करना समझदारी होता है कई बार। और दूसरा, अगर नहीं है, मान लो मेरे पास सौदा है ही नहीं ONGC का, तो अपने पोर्टफोलियो में ONGC डाल दूँ? महंगा तो नहीं ले रहा मैं ONGC? देखिए, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, हमें लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में पोटेंशियल है, स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी स्ट्रांग है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, और जिस तरीके से पूरा सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है यस ONGC को करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। छोटा मोटा डिप मिलता है तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 255-56 के आसपास के, ये स्टॉप लॉस को फॉलो करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 266 के आसपास, और अपसाइड में हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 280 के लेवल को क्रॉस करेगा, नेक्स्ट टारगेट इसका 295 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, 50 अंकों की गिरावट के साथ इसमें निफ्टी बैंक आ चुका है वापस से लाल निशान में। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, ये इतना कंफ्यूज कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बाय करें। आप बाय करने जाएंगे, आपको लग रहा है तो टूट रहा है, आप टूटने शॉर्ट करने जाएंगे, आपको लग रहा है बाय हो रहा है। तो आज कन्फ्यूजन का डे, आज इंडाइसिस का दिन नहीं था, आज इंडाइसिस से दूर रहिएगा। और एक और चीज़ मैंने जैसे कई बार सुबह भी आपको नोटिस करा कि बायर और सेलर को एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है, वो मार्केट के अंदर नहीं आ रहा। डिप्लॉयमेंट ऑफ अ मनी की प्रॉब्लम हो रही है, पैसा है, पैसा लगाएं कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक इशू जो है मेरे को लग रहा है कि ट्रेडर्स की जहन में चल रहा होगा। ये मैं फील कर रहा हूँ स्क्रीन से और देख के भी लग रहा है। आप देखो ना, आपके पास कोई भी बैड न्यूज़ नहीं थी, उसके बाद भी बाजार नहीं फोर्स नहीं दिखा पा रहा है। कल भी कोई बैड न्यूज़ नहीं थी, फोर्स नहीं दिखा पा रहा है। खड़े हो आप लेकिन फोर्स नहीं है, इंडिया विक्स तोड़े जा रहे हो। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ जाते। महेश सर, 1-2 शेयर जरा आपसे और पता करने। वोडाफोन आइडिया पे 18 का टारगेट आ जाएगा ना जल्दी? 16.5 हो गया सर, हमारा टारगेट 18 का है, तो या तो हम 16.5 पे प्रॉफिट बुक करें या तो 18 के लिए वेट करें। डेफिनेटली आपको इस वोडाफोन आइडिया में वेट किया जा सकता है। यहाँ से भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में अगर आपको देखो तो 14.60 के करीब करीब स्टॉप लॉस लगाओ और 17.80 तक का जो इसमें है एक मोमेंटम बन सकता है। कंपनी की जो अपडेट्स आ रही वो भी पॉजिटिव आउटकम की तरफ इशारा कर रही है और बाकी भी सारा जो चीजें हैं कंपनी में एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। बट यस, थोड़ा कॉशस तो रहना ही है, तो स्टॉप लॉस 14.60 के करीब करीब लगा के इसमें होल्ड रख सकते हैं। 18 रुपए के करीब करीब ये जरूर बता सकते हैं। ठीक है महेश जी, अगर आप बुरा ना माने, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं क्या? डेफिनेटली सर, 100%। राजस्थान में भी फलोदी से सर। कहाँ से राजस्थान में आप, किस जगह से? फलोदी से। चुनाव के दौरान तो फलोदी का नाम सुनते ही रहोगे।
सर तो चुनाव के दौरान नहीं, हर जगह पर जहाँ पे सट्टे की मार्केट की बात होती है वहाँ पे फ्लोदी का नाम ही चलता है। ये बात तो मैं अच्छा, आपके जो लैंग्वेज का जैसे बोलने का स्टाइल था ना सर, मेरे को तभी से लगा, मैं कहा आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। अब आप देखो हमारे राजेश जी बैठे हैं, ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। राजेश सर वो बोल के दिखाना, 29 बोल के दिखाना। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो इंदौरी स्टाइल में होते हैं, 29, 19, 75। ये कुछ नंबर्स हैं जो हाँ, इंदौरी तो इंदौरी जैसे लोग इस बोलेगे तो तरीके वैसे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। से। नहीं यार डिम्पी सर, एक हाँ, बात आपकी मेरे से बहुत नहीं बोला बढ़िया है। जाता, मैं अपनी आपको कमी बताता हूँ। नहीं, आपकी एक हाँ बात बहुत बढ़िया, हाँ, आपके महेश जी बोलने के बताइए। तरीके से बहुत लोग है ना अट्रैक्ट जरूर होते हैं, तो हम लोग भी अट्रैक्ट, आपकी आवाज सुनते हैं को बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये बात तो मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बोलना चाह रहा हूँ। बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं बताऊं, मेरे को भी बोलने में कई बार ना कुछ शब्दों की दिक्कत, जैसे मैं थोड़ा पंजाब हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो कई लोग इसको पार्क बोलते हैं, मैं पार्क नहीं बोल पाता, तो मेरे को पार्क बोलना पड़ता है। तो वो रहता है, अपने अपने रीजनल टच की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आज हमारे साथ ध्वनि है, ध्वनि हैदराबाद से। ध्वनि आप अच्छे से साफ शुद्ध हिंदी बोल लेते हो? डिम्पी जी, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो हैदराबादी टच होता है, हाउ नको, वो तो आ ही जाता है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। खैर जैन साहब तो हमारे यहीं राजस्थान मुंबई से ही हैं। जैन साहब आपका तो ट्रेडिशनली मुंबई का हो ना, आप तो मतलब बॉर्न एंड बॉट अप। यस बिल्कुल, बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई, नेटिव इन हाँ तो राजस्थान। चलिए ठीक है, तो अच्छा नेटिवली राजस्थान, चलिए बढ़िया। तो पूरा भारत ही हमारे साथ ही है आज तो। और सबका अपना अपना लैंग्वेज है, इसी को कहते हैं कि इंटीग्रिटी कैसे दिखती है आपको, एकता कैसे दिखती है। आप अलग अलग स्टेट से अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना कल्चर होता है, लेकिन फिर भी सब लोग एक ही साथ एक ही चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। खैर नहीं, बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ मेरे को जो पता करनी है वो है टाटा केमिकल्स के बारे में। सर इसको BTST करना है कि छोड़ दें? ये 2% रेयर दिखाता है, अगले दिन फिर कई बार रुचित या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपको पता है ना इसके बारे में? ये चलने वाला शेयर नहीं है, ये सिर्फ ल्योर करता है, अपनी तरफ बुलाता है, फिर चलता नहीं है। के बाद में अगर आप ऊपर के लेवल्स पे अगर इसमें बाइंग करते हो तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि स्टॉक में पोजीशन अटक सकती है। वैसे जो रिसेंट हिस्ट्री रहा है पिछले कुछ दिनों का, उसमें स्टॉक ने बार बार जब ये 1120 1130 के आसपास आया है, तब तक ये स्टॉक में वहां पे रेजिस्टेंस या हर्डल एक्ट हुआ है। सो बेटर है कि वो 1130 का हर्डल एक बार निकलने दे, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा ऐसे स्टॉक में, तो प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये स्टॉक थोड़ा हाई बीटा नहीं है, तो अगर 10-20 रुपए मिस भी हो गए तो आई डोंट थिंक कि ट्रेडर्स को कुछ ज्यादा उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो बेटर 1130 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है, फिर इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस बने। डन। धीरे धीरे करके ना केवल बैंक निफ्टी लाल निशान में है, अब निफ्टी भी अपने आप को कमज़ोर कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा ना, शुरुआत से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में थोड़ा सा टसल चल रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी की तर्ज पे निफ्टी भी नीचे। अब आप देखो ऑलमोस्ट हम डेज लो पे आ गए हैं, सिर्फ 17 पॉइंट की बढ़त रह गई है। कोई बड़ी बात नहीं, ये वापस से इसको भी तोड़ दे और ये भी लाल निशान के आपको दर्शन करा दे। बस सावधानी रखनी है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं बताऊं आपको, मार्केट इतना डल है और इतनी रेंज में रखेगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंडेक्स का दिन ही नहीं है ये, मैं छोटी और 7वीं बार बोल रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो स्टॉक्स की ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और अगर हम अभी इंडेक्स को देखें तो निफ्टी फिलहाल सपाट हो गया है। दिन के हाफ सेशन में अगर हम देखें तो एक पल को 100 अंकों से ज़्यादा की भी तेजी निफ्टी ने दिखाई, पर जी हाँ, ऊपरी स्तरों से दबाव कुछ ऐसा ही हमने कल भी आते हुए देखा था। आप देखते हैं कि डे लो पे क्लोज होता है, मात्र 15 मिनट ही रह गए हैं। पर रुचित, देखिए जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है? क्योंकि अगर किसी को हेज करना है तो क्या वो अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि ऊपरी स्तरों से हालांकि कई सारे सेक्टर चर्निंग, स्टॉक चर्निंग तो भरपूर है, पर ऐसे में अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? अगर आप देखेंगे तो जो वी शेप रिकवरी हमने पिछले हफ्ते में देखी है, पिछले एक वीक में देखी है, लास्ट ट्यूसडे से लेके आज ट्यूसडे तक, ये वी शेप रिकवरी के बाद थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट सेटअप्स है।
इसके लिए जस्ट कूल ऑफ हो सकता है, जिसमें एक छोटा सा डिप हमें निफ्टी में 23,050 23,000 से 23,100 की रेंज तक दे सकते हैं। बट आई डोंट थिंक है यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डाउन मूव के कोई साइंस है, तो ये रादर देन नो कुछ कॉशियस या पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो वर्स्ट फेज था या जो वॉलेटाइल फेज था वो पीछे हो चुका है। सो नो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के लिए रेडी रहे, और अगर इनके 23,000 के आसपास तक का कोई डिप मिल जाता है 23,000 से 23,100 की रेंज में, वो रेंज बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे अपनानी है। कोई फिलहाल हेजिंग के तो आइडियाज़ नहीं दिखे हैं, पर इस बीच अगर हम देखें तो डिवीज़ लैब यहाँ पे करीब 1.5% की तेज़ी है। कोटक महिंद्रा बैंक भी 1.5% टूटता हुआ नजर आया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे गिरावट बड़ी है। प्रेशर आप देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी बनाता हुआ 1% के कट जो है फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। पर राजेश जी, जिस तरीके से थोड़ी वीकनेस फार्मा को कुछ सिलेक्ट काउंटर्स दिखा रहे हैं, डिवीज़ लैब, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, क्या ऊपरी स्तरों या यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है निचले स्तरों पे? आई थिंक ये एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली फार्मा स्पेस पे। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स एक अच्छे अप ट्रेंड में बने हुए। जैसा आपने जिक्र किया डिवीज लैब या डॉक्टर रेड्डी का, तो डिवीज लैब में तो हमें लगता है यस, अगर ये करेक्शन में या जो प्रॉफिट टेकिंग है इसमें अगर ये स्टॉक आपको वापस से 4400 के आसपास अवेलेबल होता है तो ये वापस एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। क्योंकि स्टॉक के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डेली सेटअप पे, वीकली सेटअप पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि 4400 के आसपास डिवीज ले पाता है तो वापस यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4340। अपसाइड में जैसे ही वापस स्टॉक 4540 के लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है हायर साइड पे वो करीब 4600-4700 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिख रही है मार्केट में। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का भी प्रेशर रहेगा, काफी एडजस्टमेंट है, काफी कॉल राइटर्स की पोजीशन 23,400 500 की स्ट्राइक पे ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिंग के लिए एक मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा, जिसके चलते कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकती है हायर साइड पे। बट ट्रेंड अभी भी स्टिल इंटैक्ट है बुलिश साइड में। तो ऐसा शॉर्ट करने के लिए अभी हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति फार्मा स्पेस में रखेंगे। हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी डिवीज लैब, आपने बात किया, अरविंदो फार्मा भी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। और उसके अलावा हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये सन फार्मा यहाँ पे भी एक करेक्शन आते हुए दिख रहा है तो ये स्टॉक भी डाउन साइड में अगर मिलता है सन फार्मा अराउंड 1460 1470 तो ये भी एक अच्छा लेवल होगा वापस से री एंटर करने के लिए। ठीक है, डन। तो कुल मिला के ये है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में, इनफैक्ट ना केवल फार्मास्यूटिकल्स में बल्कि मार्केट में भी यही ट्रेंड दिख रहा है कि बाइंग ऑन डिप करना है। देखिए, अगर कुछ बड़े शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट करो आप, क्योंकि रिवर्सल ना फिर सपोर्ट एरिया पे नहीं आता, उससे पहले ही बाजार घूम जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बाजार कहाँ से घूम गया। तो आप एक काम करो, आप बाइंग ऑन डिप की वेट करो, जैसे अब सर ने भी आपको बताया। और ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स पे लागू नहीं है, पूरे इनफैक्ट पूरी मार्केट्स पे है, पूरी मार्केट पे ये लागू हो रहा है। आपका कई बार कंफर्ट नहीं आ रहा, जैसे प्रॉब्लम आती है ना डिप्लॉयमेंट की, मैं सुबह से ही बात बता रहा हूँ, पैसा है बट पैसा लगाए कहाँ समझ ही नहीं आ रहा। भाई थोड़ा सा करेक्शन करो, थोड़ा सा नीचे लाओ, वैल्यूएशन ठीक करो, तभी तो एंटर होगा, नया लोग आएंगे, नहीं तो फोमो हो जाएगा मार्केट के अंदर, फिर चेजिंग होगी, चेजिंग में ऊपर के लोग फंस जाएंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी मार्केट के अंदर। ध्वनि पटेल हमारे साथ बनी हुए हैं। ध्वनि, एक दो शेयर जरा आप और चेक कीजिए जहाँ पर कुछ पोजीशनिंग आज ठीक बनी है, एक बार जरा BTST STBT उस हिसाब से चेक करके बताइएगा। मैं लॉन्ग साइड के पहले ट्रेड आपसे पता कर लेता हूँ। जरा गुजरात गैस चेक करो आप, इसको BTST करने की ज़रूरत है क्या? आज का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 4% ऊपर है शेयर। जी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी जो है इसका वो बेस फॉर्मेशन इसकी हुई थी नीचे की तरफ में 400 के लेवल के पास, और वापस से सेकंड बेस फॉर्मेशन जो स्टॉक ने यहाँ पे बनाई है वो करीब 520 के लेवल के पास हुई है। 530 के लेवल के पास एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन स्टॉक ने करा है, और वहां से हमें अपवर्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। और आज के सत्र में भी अगर हम देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग हाइज जो यहाँ पे थे 620 के पास, उन्हीं लेवल्स के पास हमने हाई बनाया, और हम अपवर्ड साइड ऑफ द कैंडल में ही क्लोज कर रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव साइड का बना हुआ है, तो डेफिनेटली इसके अंदर BTST कर सकते हैं।
650 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले करेंगे। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा, तो आप 577 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। ठीक है, एक चीज़ फिर आप और चेक करो, जब इसी तरह से आपने चेक किया ना तो एक सन टीवी भी चेक करो। सन टीवी के ना एक बार फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना प्रोड्यूसर साहब, जिसमें ना ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, वो ज़रूर दिखाना। एक बार सन टीवी भी धुनी आप चेक करो, ये भी BTST कैंडिडेट है क्या, डेज हाई पे बंद कर रहा है। फ्यूचर वाली प्लेट से आपको OI पता लग जाएगा, इसका अच्छा OI है। जी डिम्पी जी, ये एक्चुअली मेरा BTST कॉल था जो मैं आपको बताने वाली थी। सन टीवी डेफिनेटली यहाँ पे BTST कर सकते हैं। करीब 22% का ओपन इंटरेस्ट चेंज इसके अंदर हुआ है, एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक का यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव साइड का है। इसका अगर हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ में 820 की कॉल ऑप्शंस जो है वहां पे सबसे ज्यादा अब राइटिंग हो रखी है। करीब वहां पे 275% का ओपन इंटरेस्ट चेंज देखने को मिल रहा है। तो काफी लॉन्ग साइड की यहाँ पे जो है ओवरऑल फॉर्मेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन बन रही है। करंट लेवल से आप डेफिनेटली इसको पोजिशनली मैं कहूँ कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना रहेगा, तो जहां तक यहाँ पे 734 का लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करता है तो अपवर्ड मोमेंटम फर्दर बनता रहेगा। पहले 780 और फिर 820 जो ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रहा है, वहां तक के पोजिशनल टारगेट के लिए भी इसको रखा जा सकता है। ठीक है, डन। तो दो शेयर हमने पता कर लिए। एक तो सन टीवी, मेरे को सन टीवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोइंसिडेंटली आपकी BTST थी तो हमने मैम आपसे पहले ही पता कर लिया इसके बारे में। तो एक BTST आप और तैयार रखना। अभी जब सृष्टि आपके पास आएंगे तो एक BTST आपसे और पता करेंगी, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो पूछ के रहेंगे आपसे BTST। रुचित भाई, एक दो शेयर जरा आप भी देखिए। जब आप कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करना है तो एक बार ज़रा शेयर मैं भी आपके सामने रखता हूँ। 1000 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आज IRCTC की मिलेगी गैप के साथ, ठीक है जी। ये कंटिन्यू भी कर सकता है 1000 के ऊपर। IRCTC आपके नाम का BTST डाल दें सर। आई थिंक सर्टेनली स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक जो रिसेंट करेक्शन भी आया था, करेक्शन में अपने 200 के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बना चुका है। और अच्छी बात है आज के वॉल्यूम्स, अगर आप जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम्स हो रहे हैं, उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ आज का ये प्राइस खत्म हुआ है। सो मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है। 1050, 1060 के BTST के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में 990 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करके जाने की सलाह है। ठीक है, डन। तो बड़ा ही सिलेक्टिव होकर आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ कुछ शेयर्स मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आज जो मेरी शीट के अंदर काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, एक GMR इंफ्रा, मेरे को लग रहा है कल भी बढ़ना चाहिए। ऑल्दो इसके अंदर प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। सन टीवी हमने पता कर लिया। एक शेयर मैं आपको और बताता हूँ, वो शेयर का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। राजेश सर ज़रा ये भी चेक करना, एस्ट्रल लिमिटेड नाम से कंपनी है, भाव होगा 2200 के आसपास का। तो बिल्कुल डिम्पी जी, स्टॉक जिस तरीके से आज का मोमेंटम बना है स्टॉक में, अगर नियर टर्म स्ट्रक्चर देखते हैं, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल बना हुआ है वो है करीब 2210 2215 के आसपास। ये लेवल को क्रॉस करना इम्पोर्टेंट रहेगा स्टॉक को फर्दर यहाँ से मोमेंटम को एक्सटेंड करने के लिए। तो हमें लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक को रडार पे रखा जा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन अगर 2215 के ऊपर निकलता है तो ही ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय करें। हालांकि स्टॉक पे ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है, लॉन्ग टर्म चार्ट इसके बुलिश है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन के दौर में गुजर रहा है। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट होंगे 2215 2220 के ऊपर के, तो स्टॉक में फिर 2400 2500 तक की चाल भी बनते हुए दिख सकती, तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ट्रेड बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कल के सेशन में 2215 के ऊपर क्रॉस करता है तो वहाँ ट्रेड जरूर ले। लॉन्ग साइड का स्टॉप लॉस उस समय रखे करीब 2165 के आसपास। टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे हम 2250 से लेके 2300 की तरफ। ठीक है, तो एस्ट्रल को लेकर ये सलाह। पर इस बीच अगर हम देखें तो कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट क्लोजिंग में और इंडेक्स जो है वो डे लो पे अपने आप को क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी 140 अंकों की गिरावट है। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हम देख ही रहे हैं लगातार। तो क्लियरली आज जो थीम सामने निकल कर आई है, रोज़ हम देख रहे हैं थोड़ी सी चर्निंग ज़रूर हो रही है, वो थी ऑयल एंड गैस स्पेस की। ONGC, ऑयल इंडिया,
साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी जैसे काउंटर्स ने आज काफ़ी अच्छा जोश भरा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सिलेक्ट फार्मा काउंटर्स, सिलेक्ट प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हमने ज़रूर देखा। पर जाते जाते अगर राजेश जी आपसे समझना चाहें कि अगर कोई एक सेक्टर जहाँ पे फिलहाल आपको लगता है वो सेफेस्ट लिंक हो सकता है मार्केट का, वो कौन सा उभरेगा? क्योंकि मैं तो जो देख पा रही हूँ वो है कि ऑटोज़ कहीं ना कहीं इस पूरे सेल ऑफ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आज भी हीरो मोटोकॉर्प, मारुति जैसे काउंटर्स जो है अपने आप को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो केपेक्स वाली थीम्स है, एबीबी का हम सुबह जिक्र कर रहे थे, एलएनटी, कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहे हैं अपने आप को। तो कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ हो सकता है फिलहाल रहना, या फिर कोई बीटन डाउन सेक्टर जैसे आईटी भी हम सुबह चर्चा कर रहे थे, क्या वो पसंद आ रहा है आपको? तो बिल्कुल देखिए, टेक्निकली अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल यस डेफिनेटली एक सेक्टर है जहाँ पे इस वॉलेटिलिटी का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज जैसा कि हम देखें अशोक लीलैंड, मारुति, इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई। तो यस, यहाँ पे तो तेजी का ट्रेड रखा जा सकता है ओपन, और कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखी जा सकती है ऑटोमोबाइल में। वहीं हमें लगता है कि अगर यहाँ पे दूसरे सेक्टर में अगर हमें ध्यान देना है तो अभी जो एक थीम प्ले आउट होते हुए दिख रही है वो एग्री रिलेटेड थीम है। तो हमें लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी यहाँ पे फोकस रखा जा सकता है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि अब जिस तरीके से मानसून अब यहाँ पे पेन आउट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि फर्टिलाइजर में भी एक मोमेंटम रहेगा, और काफी कुछ उम्मीदें इस बजट से रूरल इकोनॉमी की तरफ रहेगी, और फर्टिलाइजर और किसानों की तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे घोषणाएं आते हुए दिखेगी। तो ये सेक्टर में एक मोमेंटम जनरली हमने देखा है बजट के पहले आते हुए दिखा है, देखने को मिलता है। तो इस बार भी वही थीम प्ले आउट होते हुए दिख रही। तो फर्टिलाइजर स्पेस में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड रखे जा सकते हैं। तो ये दो थीम हमें लगता है कि अभी कंटिन्यूटी में रहेगी। और कैपिटल गुड्स में एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस, ये तीनों स्टॉक्स भी हमें पसंद आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। खैर, इस बीच मार्केट बिल्कुल फ्लैट बंद होते हुए, इससे कैसे आपको सेशन बताएं? देखिए, आज सुबह सुबह जब मार्केट खुल रहा था तब भी हमने, और इससे पहले भी जब सृष्टि हमसे क्वेश्चन एयर करती हैं, टफ क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मार्केट खुलता नहीं है लेकिन फिर भी हमको सारे आंकड़ों पे दाव लगा के फिर भी हम आपके सामने बात रखते हैं। और सारी बात यही थी कि आज का सेशन बहुत डल होगा और आज कुछ भी नहीं होगा, आज इंडाइसिस का दिन ही नहीं है। किसी ने सुबह प्लस किया हो तो शाम को दे गया, किसी ने शाम को पहले शॉर्ट किया हो तो अभी उसको वापस मिल गए पैसे। तो एट द वेरी लास्ट कुछ भी नहीं हुआ, चर्निंग हुई। इस चर्निंग के बीच में ऑप्शंस के प्रीमियम राइट भी हुए हैं और ख़त्म भी हुए। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 23,200 की एट द मनी पे खड़े हो, कॉल भी टूटी हुई है, पुट भी टूटी हुई है, दोनों नाल निशान में। एक ही टेबल पे बैठे हुए दोनों आदमी लॉस कमा रहे हैं। क्यों? मार्केट ने कुछ नहीं किया। इसलिए ऑप्शंस वाले ट्रेड वाले कृपा करके सावधान रहें। शायद कल का सेशन भी डल जा सकता है। हालांकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, फिर अगले दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मार्केट का सेशन काफ़ी डल। 1548 शेयर आज एडवांसेस के अंदर है। ये बताने में अपने आप में सक्षम है कि मार्केट के अंदर वैसे क्रैक नहीं है, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स का बाजार ज़रूर है। ये जो पैसे के जो डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है ना, ये सुबह से जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये हर कोई आदमी फील कर रहा है। अगर नहीं होगा तो एक सैंपल सर्वे आप खुद कर सकते हो। 4-5 लोगों से फ़ोन करके पूछो और उनसे पता करो कि आप पैसा लगाएंगे क्या, तो बोलेगा नहीं सर, थोड़ा डिप आएगा तो लगाऊंगा। शॉर्ट करने से उससे शॉर्ट करोगे क्या, बोले नहीं शॉर्ट नहीं करूँगा, थोड़ा पहले वीकनेस तो दिखे मेरे को। तो दोनों को डिप की रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग तरीके से दोनों देख रहे हैं इस डिप को, बट है बेसिक रिक्वायरमेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज अगर आप देखेंगे ना तो फ्यूचर आपको दोनों के ज़्यादा टूटते हुए नहीं दिखेंगे, ना ही निफ्टी के ना ही बैंक निफ्टी के। वजह मैं बताता हूँ। असल में कल डिस्काउंट थे, 130 पॉइंट का बैंक निफ्टी का डिस्काउंट है। जो कैलकुलेशन होती है ना वो कल की क्लोजिंग से होगी, तो कल के फ्यूचर की क्लोजिंग और आज के फ्यूचर्स के लेवल्स में, इसलिए आपको जो है बैंक निफ्टी जबकि 110 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन इसके फ्यूचर फिर भी हरे निशान में, या फिर आपको सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर दिखेगा। वजह मैंने आपको बता दी, कल की डिस्काउंटिंग एडजस्टमेंट हुई है, नहीं तो ये भी आपको 110 पॉइंट नीचे दिखता फ्यूचर भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आज का थीम कौन सा था? आज का थीम था केमिकल्स, आज का थीम था फिर से सरकारी बैंक, आज का थीम था काफ़ी हद तक ऑटोज़, काफ़ी हद तक एनर्जी वाले शेयर्स, शुगर वाले काउंटर्स। ये आज की मार्केट की थीम रही है। तो आपको थेमेटिक होना पड़ेगा जब तक बाजार पूरी तरह से एक डायरेक्शन नहीं लेता तब तक। वैसे कोई दिक्कत नहीं है बाज़ार के अंदर, ना ही प्रॉब्लम है।
और ना ही एग्रेशन है। मार्केट को चलने के लिए रीजनिंग, फ्यूल सब कुछ चाहिए, वो थोड़ा अभी एब्सेंट दिख रहा है। ठीक है, तो बस आपको इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है और चर्निंग करते रहिए, अपनी पोर्टफोलियोज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कल फिर से मुलाकात होती है, देखते हैं कुछ और नए शेयर्स, कुछ और नई चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। ध्वनि पटेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रुचि जैन, थैंक यू।